हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेकंड लेकर के आई हूँ। ये हमारा सेकंड सेशन होगा। जो मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों से जनरल साइंस एंड जीके, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो DFCCIL के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास डिज़ाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए जब आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट OPBD का पेपर देखेंगे 2018 का, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ DFCCIL के लिए नहीं है, चाहे आप कितने भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी पोस्ट के लिए, उसमें जनरल साइंस बहुत कॉमन होता है। रेलवे में भी बहुत खास करके पूछा जाता है आप लोगों से। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आप अभी तक आपने क्लास 1 नहीं देखा है, अगर कोई नया जुड़ रहा है हमसे बच्चा, तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और करने के पहले जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछती हूँ, और अगर कोई बच्चा फटाफट सबसे पहले जवाब देता है तो मैं उनका नाम अनाउंस करती हूँ। तो अगर राकेश शर्मा जी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जान करके बहुत ही खुशी होगी कि आपने सबसे पहले जवाब दिया था, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जवाब दिया, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपको। और मैंने 3 क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसका पहले आंसर दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी डिजीज़ है वो होता है। और सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मास ऑफ प्रोटॉन बताएं और उसका रिलेशन बताएं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, विच इज़ इक्वल टू 1836 ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नए जुड़ रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी यहाँ बताना चाहूँगी 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो ये तीनों रिलेशन होता है, देख लीजिए। और सुमित कुमार जी, अगर आप देख रहे हैं तो आपने थोड़ा सा आंसर गलत दिया था, आपने 1.6 इन 10⁻31 kg दिया था, तो आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर लें। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। और हमारा एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था सीरीकल्चर के फील्ड में हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे है, जैसा कि आपने जवाब दिया था। तो आज भी क्वेश्चन में बने रहिएगा। अब मैं भी आज भी आप लोगों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछूंगी। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों से थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी आप लोगों के पास, तो माफ़ी चाहूँगी। फिर शुरू करते हैं, और जल्दी ठीक हो जाएंगे बाद और मज़ा आएगा। बने रहिएगा सेशन में, आप इंजॉय करेंगे आज की क्लास भी। अब आते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट कॉजेज मलेरिया। यानी कि इस क्वेश्चन में जब आप प्रीवियस ईयर 2018 का देखेंगे एग्जीक्यूटिव OPBD का, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि जो हमारा मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है। और ये क्वेश्चन आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। डिजीज़ और उसके कॉजेज़ क्या है, यानी कि वो फंगी से हुआ है, या प्रोटोजोआ से हुआ है, या बैक्टीरिया से हुआ है, या वायरस के थ्रू हुआ है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, आंसर देना कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन उसके बाद आप लोग उसके बारे में और क्या क्या नॉलेज रखनी चाहिए कि अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो आपसे बिल्कुल छूटे ना। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं, और इस तरीके से देखिएगा आप। मैं ऑलमोस्ट आपका जनरल साइंस पूरा कवर करवा दूँगी और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर देखिए, सी बहुत ही सिंपल है, मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। लेकिन देखिए, क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं हो गया। प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। मलेरिया के बारे में आप लोगों को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए वो आप देखिए। तो सबसे पहले ये तो मॉस्किटो की वजह से होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन में, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मच्छर के काटने की वजह से हो जाता है मलेरिया। इन जनरल बहुत लोगों को होता रहता है, और तो ध्यान रखें आप लोग भी। और ये प्लाज्मोडियम स्प्रेड बाय मॉस्किटो, जो मॉस्किटो होते हैं वो प्लाज्मोडियम स्प्रेड करते हैं, और उसकी वजह से ही हमारा मलेरिया हो जाता है। और ये कौन सा मॉस्किटो होता है वो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्ज़ाम में। तो ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड फीमेल, यानी कि ये फीमेल मॉस्किटो से होता है। तो देखिए कितनी खतरनाक है ये मॉस्किटो, और इसका नाम है एनोफिलिस। एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू जो है मलेरिया होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है 2 पॉइंट। अगर मैं शॉर्टकट बोलूँ तो देखिए, आप ऐसे रख सकते हैं, MP ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म बना करके याद रख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं।
जैसे कि ऑप्शन में आप देखेंगे फंगी, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो इसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिजीज़ ऐसे हैं जो वायरस से होता है। वायरस से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं और आप लोगों को मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे पहले तो वायरस के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है द स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजी, वायरोलॉजी कहा जाता है। और बहुत सारे देखिए वायरसेस हैं, जैसा कि आप जीका वायरस का नाम बहुत फ्रिक्वेंट सुने होंगे न्यूज़ में, 2016 में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। तो मुझे डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने में उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि कैसे सिचुएशन हमारी कोविड-19 का, और ये भी एक वायरस की वजह से हुआ है। तो लेकिन ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए मुझे ये डिस्कस करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये डिस्कशन करना उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है और हमको तो जवाब देना ही है। तो बने रहिएगा, लाइक करते रहिए सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों देखिए, ये भी एक मॉस्किटो के थ्रू होता है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, और ये एडिस मॉस्किटो के थ्रू होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये एक वायरस के थ्रू होता है। सेकंड नंबर में ये एडिस मॉस्किटो के थ्रू होता है, और ये पहली बार आइडेंटिफाई किया था युगांडा में 1947 में। मंकी में ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था ये वायरस। तो जनरली जो वायरसेस होते हैं वो हमारा मेनली मंकीज़ जैसे जानवर होते हैं उनके थ्रू ट्रांसमिट होता है। जैसे चमगादड़ के थ्रू होता है, मंकीज़ के थ्रू होता है, पिग के थ्रू होता है। तो ये सब धीरे धीरे फिर फैलता जाता है। वायरस की खास बात ये है कि देखिए वो धीरे धीरे मतलब अपना बहुत सारा बढ़ा लेता है पूरा, ये ख़त्म नहीं होता, बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता, एक दूसरे के साथ फैलता जाता है। तो वायरस यही होता है। अगर कहीं भी आप लोगों को फ्लू टर्म दिखता है जनरली, तो वो वायरस के ही वजह से होता है, ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। सेकेंड, आप इबोला वायरस का भी नाम सुने होंगे, तो ये भी चर्चा में था, और इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है क्योंकि ये करंट का न्यूज़ नहीं है। पहले आप लोग सुने होंगे इबोला वायरस, और ये बहुत ही खतरनाक था। तो क्वेश्चन कैसा है मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, हेपेटाइटिस सी भी है, बहुत ही ये सब खतरनाक बीमारियां हैं। इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पर फ्लू टर्म आया, ये वायरस की वजह से हो रहा है। फिर आता है देखिए स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, बहुत कुछ सालों पहले बहुत लोगों को स्वाइन फ्लू की वजह से डेथ भी हो जाते थे। तो ये बहुत ही खतरनाक है। वायरस हमेशा वैसे भी खतरनाक ही होते हैं, और इसको H1N1 के नाम से भी जाना जाता था। कई बार आप लोगों को स्वाइन फ्लू का अदर नेम पूछ देता है, तो H1N1 इसका अदर नेम है। और ये पहली बार पाया गया था पिग में, यानी कि सुअर के लोगों में पाया गया था, पिग में। और उसके बाद आता है हमारा देखिए डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है, आप लोगों को सबको पता होगा कि ये मॉस्किटो की काटने की वजह से होता है, और ये एडिस मॉस्किटो की काटने की वजह से होता है। जैसे हमारा जीका वायरस था, वैसे ही हमारा डेंगू फीवर है। तो बहुत ही तेज़ बुखार आता है और बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स और लक्षण होते हैं। तो जितने भी हमारे वायरल डिजीज़ होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, एक दूसरे से फैलता जाता है, ट्रांसमिट होता जाता है, और वायरस अपने पॉपुलेशन को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, और फिर एक दूसरे से ट्रांसमिट होते जाते हैं। उसके बाद देखिए पोलियो वायरस आता है। तो पोलियो वायरस भी बहुत ही ज़्यादा लोगों में पाया जाता था, और ये जैसे न्यूली बॉर्न बेबी है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता था, इसलिए पोलियो का टीकाकरण भी किया जाता था। और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी हमारे इसका एडवर्टाइजमेंट भी किया करते थे, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये सब बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां होती है, और इसका वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला जो हमारा पोलियो वैक्सीन था वो डेवलप किया गया था जोनस सॉल्क के द्वारा। तो ये साइंटिस्ट का नाम है, जोनस के नाम से आप याद रख सकते हैं, JP या फिर जोनस, या फिर और है तो आप निक जोनस के नाम से याद रख सकते हैं, बेटर रहेगा, याद करने में आप लोगों को आसानी होगा। तो देखिए आप लोगों से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि वैक्सीन से रिलेटेड, यानी कि पोलियो वैक्सीन किसने पहले इन्वेंट किया। उसके बाद और भी क्वेश्चन हम देखेंगे। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। उसके बाद आता है देख लीजिए मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS को COV। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं उस पर देखिए येलो कलर का मार्क करके रखी हूँ आप लोगों के लिए। HIV इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फिर रेबीज, मम्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब हमारे क्या है, वायरस से फैलने वाले डिजीजेज हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को डिजीज से पूछा जाता है कि कौन किसके द्वारा की जाती है, फैलता है। और नेक्स्ट आता है देख लीजिए HIV।
तो इसका नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे। HIV का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो वी से वायरस है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जनरली फुल फॉर्म पूछता है कई बार। और उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, एड्स होता है, और एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो फुल फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक्वायर्ड डेफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये हमारी पूरी इम्यून सिस्टम को वीक करते जाता है, धीरे धीरे उसको अफेक्ट करके, और इवन कैंसर भी ये कर देता है। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, सॉरी। और आप लोगों को याद क्या रखना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो ये 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है एड्स डे। और रेड रिबन इसका एक सिंबल है, जब आप देखेंगे इंटरनेट पे तो ऐसे रेड कलर का क्रॉस में ऐसे आप लोगों को सिंबल दिखेगा, ये शो करता है कि एड्स डे का ये सिंबल है। फिर आता है, देख लीजिए, रेड रिबन एक्सप्रेस भी मैंने आप लोगों को समझाया था जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी रेलवे का। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि रेड रिबन एक्सप्रेस इंडियन रेलवे के द्वारा चालू की गई थी 1 दिसंबर 2007 में, और वहाँ एक कैंपेन लगाया गया था इस एड्स डे के दिन। तो यहाँ वहीं से शुरुआत हुई रेड रिबन एक्सप्रेस की। तो ऐसे रिलेट करके आप लोगों को याद रखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को याद होगा जीके, और ऐसे ही पढ़ा जाता है आप लोग को। तो मैं जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं DFCCIL के लिए, उनको बहुत ही बहुत बेस्ट विशेज़ देना चाहती हूँ। आप खूब मन लगा करके पढ़िए और अच्छे से पढ़ करके फाइनल में नाम लेकर के आइए। फिर आप लोगों से मिलने का मुझे भी मौका मिलेगा और आप लोगों को भी मौका मिलेगा। फिर हम इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराएंगे आप लोगों का, और पूछेंगे कि कैसे आपने तैयारी की। तो आप बताइएगा कि मैम से आपने पढ़ा है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो मैं बनी रहूँगी आप लोगों के साथ। और देखिए, थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ख़राब है, तो फीवर सा लग रहा है, इसीलिए आवाज़ में थोड़ी सी डिफरेंट है। और प्लीज़ आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को के लिए लेकर के आने के लिए। अब देखिए, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आप लोगों को पूछा जाता है, द थीम ऑफ एड्स 2020। तो इसका थीम रहा था 2020 का, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, दिसंबर का न्यूज़ है, ऑलमोस्ट 6 महीने का न्यूज़ आप लोग को पढ़ के जाना होता है। तो इसका जो थीम है वो था एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रिजिलेंस एंड इम्पैक्ट। तो थोड़ा बहुत आप लोग को अगर देख के भी जाएंगे तो क्वेश्चन याद हो जाता है, थीम याद हो जाता है आप लोगों को। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछती हूँ मैं। देखिए, अभी हमारा अर्थ डे गया हुआ है, 22 अप्रैल को अर्थ डे था, और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए। तो आप सबसे पहले बताने वाले हैं कि थीम क्या था इस बार का अर्थ डे का। तो फटाफट से बताइए, और मैं देखती हूँ फिर आज को सबसे पहले कौन आंसर करता है। और अर्थ डे पे भी मैंने कुछ आप लोगों से कहने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की है पूरे वर्ल्ड को, कि कैसे हम लोगों को अपना इकोसिस्टम स्वच्छ रखना चाहिए। थोड़ा बहुत हिस्ट्री पे बताया वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। अब आता है, देख लीजिए, स्मॉल पॉक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों से, चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो, चाहे कोई भी अपना ग्रेजुएशन बेसिस से पेपर दे रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो ये भी वायरस के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। और देख लीजिए फटाफट से, द स्मॉल वैक्सीन वॉज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप्ड अगेंस्ट अ कॉन्टेजियस डिजीजेस। यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके लिए ये पहला वैक्सीन था, और ये एडवर्ड जीनर द्वारा इन्वेंट किया गया था। इनका नाम बहुत ही प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद रखना है। एडवर्ड जीनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। देख लीजिए, अब आते हैं द डिजीज़ कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से डिजीज़ होते हैं प्रोटोजोआ से, वो भी हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो मलेरिया होता है, उसके बाद दूसरा स्लीपिंग सिकनेस भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी को ऐसा महसूस होता है स्लीपिंग सिकनेस, तो वो होता है प्रोटोजोआ की वजह से। और ये हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और उसके बाद हमारा आता है काला ज़र। तो बुखार वगैरह होता है इसमें, और ये इट इज़ कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई बाइट। तो जो रेत वाला इलाका होता है उसमें ये हमारे फ्लाइज होते हैं, खतरनाक होते हैं, और ये ब्लड सकिंग होते हैं, खून चूसने वाले ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं, और इसको बोला जाता है सैंड फ्लाइज। तो इसकी वजह से हमारा काला अज़र होता है, प्रोटोजोआ।
और नेक्स्ट आता है डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी। तो फंगी के द्वारा जो है जो डिजीज़ ट्रांसमिट की जाती है उसको बोलते हैं रिंग वॉर्म। तो जहाँ पर भी अगर आप लोगों को इचिंग होती है या कोई भी खुजलाहट टाइप से होती है तो उसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगी की वजह से वो सब डिजीजेज होते हैं। अब उसके बाद आता है, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया से पूछा जाता है जनरली कि कौन कौन से डिजीज़ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, की वजह से होते हैं। और मैं कह रही हूँ कि ये सब टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक क्वेश्चन था सिर्फ प्रोटोजोआ और मलेरिया का, लेकिन उससे मैंने कितने सारे डेटा आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है कि इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा डिजीज़ या बैक्टीरिया फंगी से, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने। तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है, और फिर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, साउंड प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है, फिर से मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए, वूपिंग कफ है और डिप्थेरिया है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। निमोनिया बहुत फेमस नाम आप सुने होंगे। तो ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को ये धीरे धीरे इफेक्ट करता जाता है निमोनिया, और उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है, फीवर होता है, और पूरे लंग्स को ये इफेक्ट करते जाता है निमोनिया, बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये। उसके बाद आता है कॉलेरा। तो ये भी एक डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, लेकिन ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड के कंजम्पशन की वजह से होता है। और देखिए, जितने भी गंदे पानी होते हैं, सीवरेज वगैरह का पानी, अगर कंटामिनेटेड वाटर या फूड है आप लोगों का, तो उसकी वजह से कॉलेरा होता है। तो पूरे स्वच्छ रहिए और अच्छे से साफ़ सुथरा पानी पीजिए, अच्छा पानी पीजिए, तो ये सब बीमारियाँ आप लोगों को नहीं होंगी फिर। और फिर टिटनेस है, तो आप लोग सब सुने ही होंगे टिटनेस का नाम। टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, कहीं भी चोट लगती है और अगर कोई मेटल से लग जाता है उसके बाद इसका इंजेक्शन लगता है, तो डर लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। और फिर आता है टाइफाइड। तो टाइफाइड भी होता है कंटामिनेटेड, अगर आप फूड कंज्यूम किए हैं या वाटर कंज्यूम किए, इसकी वजह से टाइफाइड होता है, और इसमें भी फीवर बहुत ज़्यादा आता है। टाइफाइड रहता है करीबन सॉरी 10 से 12 दिन तक आप लोगों को फीवर उतरेगा नहीं, तो टाइफाइड बहुत ही खतरनाक होता है। और फिर आता है, देखिए, टीबी, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ट्रांसमिट होता है। और अमिताभ बच्चन जी भी इसका टीबी का एडवर्टाइज़ किया करते थे, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आप मुझे बताएंगे हिंदी में क्या बोलते हैं टीबी को। और ये लंग्स, इसमें भी इफ़ेक्ट कर जाता है। तो ये सब बीमारियां हैं। और फिर उसके बाद आता है लेप्रोसी, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो लेप्रोसी को बोलते हैं हिंदी में कुष्ठ रोग सॉरी। तो जो उंगलियां रहती हैं वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग, और उंगलियां धीरे धीरे गलने लगती हैं, लेप्रोसी बोला जाता है, हिंदी में इसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। और आता है हमारा प्लेग। तो ये सारे डिजीज़ हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, अगर इसको आप शॉर्टकट बना करके याद रख सकते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ हैं बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अब देख लीजिए, जैसा कि मैंने डिजीज़ के बारे में बात किया, तो मुझे लगा आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहिए कि ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जो मेटल के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटल के थ्रू कैसे डिजीज़ हो सकता है, तो देखिए, बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे कि अगर आप लोगों से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, तो ये जो डिज़ीज़ है मिनी माता डिजीज़, जो मरकरी की वजह से होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिला है मिनी माता डिजीज़। तो इट इज़ कॉज्ड बाय मरकरी, और कैसे इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सिटी ऑफ मीना माता, जापान। तो जापान की ये सिटी में है ये डिजीज़ हुआ था, और क्यों हुआ था देख लीजिए। It is caused by the release of methyl mercury in the industrial waste water from a chemical factory, यानी कि केमिकल फैक्ट्री से वेस्ट वाटर में मिथाइल मर्करी रिलीज़ होने की वजह से, और मर्करी बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर ये डिजीज़ होने लगा, मीना माता डिजीज़। बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके भी। तो सिर्फ आप लोगों को ये डिजीज़ का नाम याद रखना है और किसकी वजह से होता है ये रखना है। नेक्स्ट आता है द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाई कैडमियम। तो कैडमियम एक मेटल है, और उसकी वजह से जो डिजीज़ होता है वो होता है इटाई डिजीज़, या फिर आउच आउच डिजीज़। तो नाम बड़ा अजीब सा है, इटाई आउच आउच, यानी पेनफुल है। इसमें बहुत सारे जो बैक का प्रॉब्लम आने लगता है। ये भी जापान में हुआ था, पॉल्यूटेड रिवर की वजह से हो गया था। तो देख लीजिए, नाम बड़ा अजीब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए आउच आउच और इटाई डिजीज़ बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, और मर्करी वाला डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भूलिएगा मत बिल्कुल। आउच आउच करके आप याद रख सकते हैं, कैडमियम की वजह से होता है। और आर्सिकेनोसिस, तो ये सिंपल है, नाम में ही रखा हुआ है, आर्सेनिक की वजह से होता है हमारा। इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सपोजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर में अगर बहुत ही ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा आ जाती है तो इस टाइप की बीमारियां होती हैं। और ये वेस्ट बंगाल मोस्टली इफेक्ट है इस चीज़ से, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो पानी होता है अंडरग्राउंड वाटर होता है, और इसमें फिर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ते बढ़ते ये वेस्ट बंगाल बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो गया था इस चीज़ की वजह से। फिर आता है सिलिकॉसिस, तो ये सिलिकॉन की वजह से है। इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो दोस्तों आते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा गैस ट्रेजेडी। तो क्योंकि यहाँ डिजीज़ और डिज़ास्टर के बारे में बात चल रही थी, तो 2-3 डिज़ास्टर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पहला जो आता है हमारा गैस ट्रेजेडी, और फिर आता है न्यूक्लियर डिज़ास्टर। तो जैसे कि आप सब लोग सुने होंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए। इसे भोपाल डिज़ास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 दिसंबर 2 से 3 दिसंबर, यानी कि अगर आपसे डेट पूछेगा तो आप लिख सकते हैं 2 दिसंबर 1984 में ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, और ये पेस्टिसाइड प्लांट था, तो यहीं पर ये ट्रेजेडी हुई थी और बहुत सारे लोग अफेक्ट किए थे। देख लीजिए, अराउंड 5 लाख पीपल अफेक्ट किए थे। इवन आज भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है ये। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गैस उसमें लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट साइनेट है, ये याद रखना है। तो ये गैस रिलीज़ हुआ था और इसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। अगर मैं इसका केमिकल फार्मूला बोलूँ तो CH3NCO इसका केमिकल फार्मूला था। तो इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा। कई बार आप लोगों को कंपनी भी पूछता है, डेट पूछता है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर डिज़ास्टर, तो चेरनोबियल, तो शायद स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये चेरनोबियल डिज़ास्टर है। ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, न्यूक्लियर रिएक्टर फटने की वजह से हो गई थी 26 अप्रैल 1986 को। तो सिर्फ भोपाल गैस ट्रेजेडी के 2 साल बाद ये हुआ था रशिया में, USSR में। और यूक्रेनियन SSR मैंने लिखा हुआ है, USSR अब यहाँ पर यूक्रेन कहलाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर था न्यूक्लियर एक्सीडेंट का, ये बहुत ही ख़तरनाक था। बहुत सारे लोग इससे भी अफेक्ट किए थे। चेरनोबियल डिज़ास्टर का आप लोगों से ये पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ था, ये प्लांट कहाँ पर है, या फिर डेट पूछ सकता है आप लोगों के लिए। अब आता है देखिए करंट का न्यूज़, करंट का हमारा GK करंट अफेयर। तो आप लोग सुने होंगे 2020 में का ये न्यूज़ है, विशाखापट्टनम गैस लीक ये हमारा हुआ था। तो बहुत ही दुख की खबर आई हुई थी। वैसे भी कोरोना कोविड-19 का सिचुएशन था, लॉकडाउन की सिचुएशन थी उस समय, और वहीं पर विशाखापट्टनम गैस लीक भी हुआ था। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत ही दुखद खबर थी। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या न्यूज़ आप लोगों को जानना है। तो ये है वाइजैक गैस लीक, क्योंकि विशाखापट्टनम का नाम वाइजैक भी होता है, आंध्र प्रदेश में है ये। और LG पॉलीमर केमिकल प्लांट में हुआ था, नियर इन द RR वेंकटपुरम विलेज, आंध्र प्रदेश में ये घटना घटी थी 7 मई 2020 को। देख लीजिए। और इसका कॉज अगर आप लोग से पूछता है तो इट माल फंक्शनिंग द कूलिंग सिस्टम ऑफ स्टेरिन स्टोरेज टैंक, जो स्टोरेज टैंक था स्टेरिन का, उसकी कूलिंग सिस्टम बिगड़ गई थी, और इस तरीके से लीक होकर के बहुत सारे लोग अफेक्ट किए थे इस लीक की वजह से। तो ये रिसेंट का न्यूज़ है, हो सकता है आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। अब आते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इतना जानकारी मैंने दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन से इतनी सारी डेटा आप लोगों को मिला, और इसको आप नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से GK तैयार किया जाता है। देख लीजिए कि मैं ऐसे तैयार कर रही हूँ कि अगर पिछली बार ये क्वेश्चन आया तो इस साल क्या पॉसिबिलिटी है, उस क्वेश्चन को देखते हुए हम बहुत सारे जनरल साइंस कवर कर लेंगे। और देखिए सीधे सीधे भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि इस तरीके से इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप लोग का पूरा सिलेबस कवर होते रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि आपका पूरा आने वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं वो भी कवर होते चले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो बने रहिएगा, लाइक करते रहिए सेशन को और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अब आइए देखते हैं, अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और फटाफट जवाब देते रहिएगा, अच्छा लगता है जवाब।
तो आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 में जब आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव OPBD का पेपर, तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी दिखाई देगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन इजी तो है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कई बच्चा इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन मार के आएगा, कई बच्चा डीनाइट्रिफिकेशन, कई बच्चा अमोनिफिकेशन, कई बच्चा नाइट्रिफिकेशन। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि अगर आप रट के जाएंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगी आप लोग गलत मार के आएंगे। लेकिन अगर पूरा आप नाइट्रोजन साइकिल समझ के जाएंगे तो इससे अलावा अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप लोग से पूछा जाएगा। तो देखिए ये नाइट्रिफिकेशन इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट। तो देख लीजिए, और ऐसा तो है नहीं कि आपको इस बार भी नाइट्रिफिकेशन ही पूछेगा या फिर बताइए कि कन्वर्ट कर अमोनिया को कन्वर्ट करने का नाइट्रेट में कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो देखिए आप लोगों को अमोनिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि अमोनिफिकेशन कैसा प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। सो यू शुड हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, जो मैं जल्द ही डिस्कस करूँगी। आप लोगों को बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिखाऊंगी, आप उससे याद रख सकते हैं। आप सिर्फ उतना रिवीजन करके जाइए, देखिए आपसे किसी तरीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। और देख लीजिए इसके लिए आंसर डी है, और आंसर लाने में फिर कहूँगी इतना ज़्यादा टफ नहीं है आंसर, तो आप याद रख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, और अगर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की तो वो कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप नाइट्रिफिकेशन पढ़ना चाह रहे हैं, अमोनिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ नाइट्रोजन कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो पहले इस पर हम बात करेंगे, फिर आगे प्रोसेस हम देखेंगे कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों बने रहिए, लाइक करते रहिए इस सेशन को। और देखिए एटॉमिक नंबर इसका नाइट्रोजन का होता है 7 होता है, सिंबल कैपिटल N होता है। एटॉमिक मास अगर हम देखेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 14 आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये पहली बार डिस्कवर किया गया था डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी आप सुने होंगे, इन्हीं के नाम पे है। और फिर आता है देखिए नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन गैस है। तो जब हमारा 2 एटम मिल करके बनाते हैं N2 नाइट्रोजन का, तो ये डाई एटॉमिक होता है नेचर में। कलरलेस है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, इसमें कोई भी कलर नहीं है। ओडोरलेस है, कोई भी सुगंध नहीं है, बिल्कुल सुगंध रहित है ये। और ये कंस्टिट्यूट करता है 78.08% हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये कंस्टिट्यूट करता है, लार्जेस्ट इसका पार्टिसिपेशन। और ये 78.08% हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है कई बार आप लोगों से पूछता है कि कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। देख लीजिए ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद आता है देख लीजिए नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स में, एसिड में, जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन। तो देख लीजिए यहाँ पर अमीनो एसिड जो होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन भी कहते हैं, अमीनो एसिड एक प्रोटीन है, उसमें भी प्रेजेंट होता है ये। जो DNA होता है हमारा, जैसे कि अगर हम कोई फादर है, उसका कोई बेबी है, सन डॉटर है, तो हमेशा DNA सेम रहेगा। तो इसका आप लोगों को एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है कि DNA क्या होता है, और ये डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा आप इसका बिल्कुल। DNA का फुल फॉर्म RNA होता है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो सिर्फ आप लोग को इतना डिटेल्स में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग को फुल फॉर्म ज़रूर पूछ सकता है, DNA का फुल फॉर्म बताइए। और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूँ, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में ये 3% नाइट्रोजन बाई मास होता है, यानी कि 3% हमारे अंदर नाइट्रोजन होता है। जैसे हम यूरिन करते हैं तो उसमें भी प्रेजेंट होता है हमारा नाइट्रोजन। और ये 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कौन सा है? 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या है मानव, हमारे शरीर में कौन सा है? फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा है। कार्बन, ऑक्सीजन, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है? और उसके बाद आता है देख लीजिए फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। अमोनिया, अमोनिया एक इम्पॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन से बनता है, और ये है NH3। तो अमोनिया देखिए आप रेफ्रिजरेटर में भी एज अ यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए। और भी बताइए मुझे कि और क्या क्या यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अमोनिया का होता है NH3 हमारा फॉर्मूला होता है। और नाइट्रिक एसिड में भी ये प्रेजेंट होता है HNO3, जिसे हम बोलते हैं एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है नाइट्रिक एसिड,
दैट इज़ HNO3, जिसे हम बोलते हैं एक्वा फोर्टिस और स्ट्रॉन्ग वाटर भी कहा जाता है ये। तो ये सब इसका बिल्कुल बेसिक है। अगर आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का एटलीस्ट आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होना चाहिए। अब आता है देखिए नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल हमारा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन साइकिल है। ये क्या है? इट इज़ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये सोच रहे होंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, तो देख लीजिए ये हमारा एक पाथवे है, ये एक साइकिल है बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। अगर कोई हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो कैसे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से साइकिल के होते हुए थ्रू पूरा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो वही सब इसी साइकिल को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो लिखा हुआ है इट इज़ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू मल्टीपल केमिकल फॉर्म एंड इट रेगुलेट्स अमॉन्ग एटमॉस्फेयर टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर द पीपल। और नाइट्रोजन साइकिल में जो प्रोसेस होते हैं मेनली 5 प्रोसेस होते हैं। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा एसिमिलेशन, तीसरा अमोनिफिकेशन, फोर्थ नाइट्रिफिकेशन एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन। तो यही आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई बताइए कि हमारा प्रोसेस जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दिस 5 प्रोसेसेस एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, सिंपल मैं लैंग्वेज बताऊंगी ताकि आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह सके। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है N2, वो कन्वर्ट होता है अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में। अमोनिया यानी कि NH3 में कन्वर्ट होता है, या फिर अमोनियम आयन मतलब NH4+। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है NH4++ यानी कि आयन के फॉर्म में है ये, तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अगर हमारा जो N2 है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और ये फिर बहुत सारे यूज़ आता है और कैसे कैसे होता है पूरी प्रोसेस में डिस्कस करूँगी। ये होता है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है, कन्वर्ट होता है हमारा, और इसका नाम है राइजोबियम। जब आप 12th क्लास तक पढ़ रहे होंगे तो बायोलॉजी में ये हम जनरली पढ़ते थे कि राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे इन जनरल। तो यही बैक्टीरिया है जो काम करता है, और ये कहाँ पर होता है? जो हमारे रूट नोड्यूल्स होते हैं, लेग्यूम्स, जैसे कि बीज हो गया, जितने भी जैसे दाल वाले पौधे होते हैं उनमें ये सब बैक्टीरिया पाया जाता है। जो पीज होते हैं, चने होते हैं, मटर होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया, और यही हमारा क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में। यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि एक फिक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर देने को प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन में लिखा हुआ है देखिए, द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन N2 कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है, प्रोटीन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसको, इसीलिए इसको डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं किया जाता है प्लांट और एनिमल द्वारा। तो क्या किया जाता है फिर? नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट करके फिर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने देख लीजिए लिखा हुआ है N2 इज़ कन्वर्टेड इनटू NH3 दैट इज़ अमोनिया, या फिर NH4+ दैट इज़ अमोनियम, और विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम, जो पाया जाता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स लाइक पीज, बीन्स एक्सेट्रा। तो सिर्फ आप लोगों को ये जो स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है N2 और NH3 NH4 वो याद रखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कोई भी डेफिनेशन थ्योरी याद नहीं करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो बन गया 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार आप लोगों का। सेकेंड आता है देख लीजिए नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अब हमारा अमोनिया तो तैयार है NH3 या फिर अमोनियम आयन NH4+। वो क्या होता है? जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो उसका कन्वर्जन बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये कंपाउंड है हमारे। तो देखिए स्क्रीन पे फिर से आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं अमोनियम आयन NH4+, या फिर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू NO2- और NO3- विद द हेल्प ऑफ 2 बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। यानी ये 2 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन में
पार्टिसिपेट करते हैं और अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में। तो आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, तो जो अमोनिया है NH3 उसको कन्वर्ट करता है NO2 में, ठीक है। और ये NO2 क्या है, ये याद रखिएगा, NO2 माइनस नाइट्राइट है और NO3 माइनस नाइट्रेट है। तो आप किसी भी ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो नाइट्राइट NO2 में, जैसे मैंने कहा, नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, तो NO2 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू NO3 माइनस। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चाहे तो कहीं भी आप वॉल में पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं कहती हूँ जब आप नोट्स बनाते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कोई पॉइंट, तो आप तैयारी करते हुए आप अपने वॉल में पेस्ट कर दीजिए, और वहाँ पर आप अगर डेली इसको देखेंगे तो चीज़ें याद होती जाएगी, तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग को क्रिएट नहीं होगा। और ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कन्फ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर आता है एसिमिलेशन प्रोसेस। तो एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने नाइट्रोजन का कंपाउंड देखा बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में, NO3 माइनस में नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, NH3 अमोनिया, NH4 प्लस अमोनियम आयन आर टेकन अप बाय द सॉइल। सॉइल के अंदर फिर क्या होता है, प्लांट वगैरह से ये कंज्यूम होते जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो भी एनिमल अगर उस पर डिपेंडेंट है, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उनको प्रोटीन मिलती है और फिर प्लांट और एनिमल प्रोटीन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। कुछ नहीं है, प्रोटीन जनरेट हो जाता है जैसे कि प्लांट से, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमोनिफिकेशन क्या होता है फिर। तो देखिए, जैसे कि कोई भी प्लांट या एनिमल है और वो हमेशा के लिए तो रहते नहीं है, जैसे कि पतझड़ होता है, पत्ते गिरते हैं, पेड़ सूखता है, फिर धीरे धीरे वो पेड़ मर जाता है। एनिमल होते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे उनका डिके होते जाता है। तो जब भी प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर में, क्योंकि कार्बन के साथ कंबाइन हो करके वो ऑर्गेनिक मैटर बना लेते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, वो सॉइल में उनका डेड बॉडी जाते रहता है, और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, जो उन चीज़ों को गलाने के काम आते हैं, और धीरे धीरे सॉइल में जा कर के वो डिकम्पोज होने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि वापस से डिकम्पोजर क्या करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगी, जो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो इस ऑर्गेनिक मैटर को वापस से अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक साइकिल है, पूरे साइकिल में हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, फिर हमारा एसिमिलेशन हो रहा है, फिर अमोनिफिकेशन हो रहा है। तो ये पूरा स्टेजेस हैं। और देखिए, दो एक ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे कि लाइटनिंग हमारा प्रोसेस है, जिसे दो हमारा होता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। पहला तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने बताया कि विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जिसे हम राइजोबियम बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली कड़कते हैं, तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू भी सॉइल में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाता है और उससे वो डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। मैं फिर से समझा रही हूँ, देखिए, दो प्रोसेस से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। पहला विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं रूट लेग्यूम्स में, जो हमारे चने वाले होते हैं, जैसे कि बीन्स हो गया, पीज हो गया, उनके रूट में प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स में, पहला। दूसरा ये होता है कि लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है, बिजली गिरता है, उससे भी हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू सॉइल में हमारे प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है हमारा दूसरा प्रोसीजर। फिर आता है हमारा अमोनिया में, तो हो गया। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट NO3 माइनस इंटू गैसियस नाइट्रोजन, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डी नाइट्रिफिकेशन, यानी कि वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को डी नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, और नाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में। तो ये पूरा प्रोसीजर है, 5 स्टेज है, आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। और इट इज़ कैरीड बाय द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का नाम है और सूडोमोनास बैक्टीरिया का नाम है। अब आते हैं, देख लीजिए ये साइकिल। अब अगर आप ये साइकिल समझेंगे तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को अच्छे से पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो ये इसको ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी देर की बात है। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने स्क्रीन में देख रहे हैं आप, N2 लिखा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं 78.0%, ऑलरेडी मैं बताई हूँ आप लोगों को। वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू, जो सॉइल में हमारे होते हैं।
और इस फिक्सेशन के थ्रू हमारा नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NH3 अमोनिया या फिर अमोनियम में, NH4+, इसी को मैंने लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सेकेंड है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन मैंने बताया, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज़ नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट करता है पहले नाइट्राइट में N02-, उसके बाद होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोबैक्टर के थ्रू N03-। यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है एसिमिलेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, और जो हमारे प्लांट है, जैसे कि मैंने पेड़ आप लोगों को बताया है, पेड़ जो है वो कंज्यूम करके वहाँ प्रोटीन जनरेट होता है और एनिमल उसको कंज्यूम करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब ऐसा है कि एसिमिलेशन के बाद जाहिर सी बात है कि हमारा डेड वेस्ट भी आएगा, एनिमल्स मरेंगे, प्लांट जो है सूख जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे, तो इसकी वजह से वेस्ट और डेड होता है एनिमल और प्लांट का। तो वो क्या होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने बताया, सॉइल में जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, उसको डिकम्पोज करके वापस अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, ये पूरा हमारा प्रोसेस हो गया। लास्ट जो स्टेज बचता है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये NO3 जो मैंने लिखा है नाइट्रेट, वो वापस से हमारा कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 में विद द हेल्प ऑफ अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास। इसके थ्रू हमारा N2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये होता है एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं होना। तो ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और नाइट्रोजन हमारा प्रेजेंट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये पूरा साइकिल मैंने देखिए समझाया है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब आप क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम के लिए आप लोग को इतना थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये साइकिल अच्छे से समझ लिए तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अमोनिफिकेशन का हो, चाहे एसिमिलेशन का हो, चाहे डीनाइट्रिफिकेशन का हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का हो, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये टेबल से, ये डायग्राम से आप लोग कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहीं आज तक हमारा यहीं क्लास ख़त्म हुआ। और देखिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी रहेगी। और देखिए थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से आज बस इतना ही, फिर मैं जल्दी जल्दी लेकर के आऊँगी और आप लोगों का DFCCIL तक बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगी। देखिए, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कस्टमर रिलेशन एंड इकोनॉमिक स्टार्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उस पर सर्च कर रही हूँ, और जैसे ही होता है मैं आप लोगों से बिल्कुल टच में रहूँगी, इन्फॉर्म कर दूँगी, और क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।